Hello students, welcome to Axis Institute, and today in this lecture we are going to discuss about chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations क्या होती हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. सो बेसिकली देखो, केमिकल हम अपने सराउंडिंग में बहुत सुनते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई. केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बेसिकली कोई चेंज हुआ वहाँ पे. जैसे कि दूध है, दूध को अगर हम लोग अगर गर्मी के दिनों में उसको रेफ्रिजरेट ना करें तो वो ख़राब हो जाता है. ख़राब होने का क्या मतलब है कि उसमें केमिकली चेंज आ चुका है. इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं चेंज होते हैं. और चेंज जब वो होते हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे कि आयरन है, उसको अगर हम लोग बाहर रख दें तो वो जंग पकड़ लेगा, वो रस्ट हो जाएगा, तो वो भी एक तरीके का चेंज है. वो हम बोलते हैं कि इस पर केमिकल रिएक्शन हुई और ये चेंज हो चुका है. तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसमें पढ़ने वाले हैं. तो देखो बेटा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर में चेंजेस से. चेंजेस, क्योंकि देखो हमारे सराउंडिंग में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना. और हमको केमिकल रिएक्शन अगर पढ़नी है तो हमको मालूम होना चाहिए कौन सा चेंज केमिकल चेंज है और कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है. और केमिकल चेंज फिजिकल चेंज को समझने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि चेंजेस आखिर किस चीज़ को बोला जाता है. व्हाट आर चेंजेस. तो देखो बेटा, एक चेंज कुछ भी ऐसी चीज जिससे कोई नई चीज बने, या फिर कोई पुरानी चीज अपनी जगह से हटके कोई नई जगह पे आ जाए. कोई पुरानी चीज अपने पुराने पैरामीटर्स को छोड़ के, अपनी पुरानी स्टेट को छोड़ के नई स्टेट को अचीव कर ले, तो इस तरह के किसी भी प्रोसेस को हम लोग चेंज बोलेंगे. ए चेंज इज अ प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम डिफरेंट. एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से कोई चीज बदल जाती है. जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपने पानी को बॉईल किया तो पानी जो है लिक्विड से वेपर स्टेट में चला गया. रेस्पिरेशन, हम लोग खाना खाते हैं, बॉडी हमारी ग्लूकोज, खाना जो खाते हैं उससे ग्लूकोज गेन करती है. ग्लूकोज से हम उस ग्लूकोज को रेस्पायर करते हैं, यूज कर लेते हैं और हमको एनर्जी मिल जाती है, वो भी चेंज है. टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशली कट एप्पल, आपने देखा होगा एक एप्पल को अगर हम काट के रख दें थोड़ी देर के लिए तो उसमें जो अंदर का पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जो होता है, वो रेड रेड होने लगता है. तो वहाँ पर भी क्या होता है बेटा, एक चेंज अकर होता है, वहाँ पर भी एक चेंज आता है. अब इन चेंजेस को हम अगर हम लोग इनको क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे क्लासीफाई करते बेटा. तो चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. देखो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे आपने समझा होगा कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि सर उसका शेप चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए. ठीक है, तो बेटा बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है और ये फिजिकल चेंज है. लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, या फिर इसको अगर हमको आंसर लिखना पड़े, अगर बोर्ड्स में सवाल आएगा कि डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो हम नहीं बोल सकते ना कि जब वॉल्यूम चेंज हो. तो उसको डिफाइन करने का क्या तरीका है बेटा. देखो दो चेंजेस जो यहाँ पे चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल. यहाँ पे फिजिकल चेंजेस को अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा, तो फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, एक चेंज. फिजिकल चेंज क्या है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड. ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कोई भी नए तरीके का सब्सटेंस नहीं बनता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, फिजिकल चेंजेस बोला जाता है. अब आप इसमें अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देख लो, जैसे कि इसमें अगर आप एग्जांपल लो कटिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को कट कर दो तो बेटा पहले भी पेपर था और वो बाद में भी पेपर है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया. दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बेटा, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को अगर मैं बॉइल कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर पहले भी था, वाटर बाद में भी था. अगर जो वाटर से बॉयल होकर स्टीम बनी उसको कंडेंस कर दिया जाए, वापस वाटर बन जाएगा. तो ये चीज़ हमको क्या बताती है बेटा, ये चीज़ हमको बताती है कि ये एक फिजिकल चेंजेस है. ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है. पानी को अगर हम लोग जमा दें तो वो आइस बन जाएगा. तो वो आइस जो है, आइस भी तो पानी से मिलके बनी हुई है ना. तो कोई नया सब्सटेंस ना बने, बस उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. अच्छा, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर. ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं. दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर. रिवर्सिबल नेचर का क्या मतलब है कि आप इनको बैक में ले जा सकते हो, आप पुरानी इनिशियल स्टेट पे इनमें जा सकते हो. तो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल चेंजेस. आखिर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं बेटा जिनमें एक नया सब्सटेंस बनता है. दोज प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. एक ऐसा चेंज जिसमें पुराना
सब्सटेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी को भूल जाएगा, एक नई तरह के सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, और वो जो नया तरीका का सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी पुराने से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ऐसा कोई भी चेंज होगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर बेटा आप कार्बन को जला दो, कोयले को जला दो, तो बेटा क्या होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप जला सकते हो? नहीं जला सकते। इसका मतलब यहाँ पे ही जो हमारा कार्बन है इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है, एक नया सब्सटेंस बन चुका है। तो ऐसे किसी भी चेंज को जिसमें पुराने सब्सटेंस अपना नेचर आइडेंटिटी खो देते हैं, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको केमिकल चेंजेस बोला जाता है। अच्छा बेटा, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप बेटा ऑक्सीजन, आप आयरन की रिएक्शन एटमोस्फेयर में रहने दो, आयरन अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो होता क्या है, आयरन पे हमारा ऑक्सीजन अटैक करता है, वाटर वेपर्स भी अटैक करते हैं, इससे मिलके क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे हमारा रस्ट बन जाता है, Fe2O3.XH2O। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे भी तो नया सब्सटेंस बना। अब बेटा ये जो रस्ट है और ये जो आयरन था, क्या इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ये भी चेंज जो होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन चुका है। सो केमिकल चेंजेस आपको समझ आ चुके होंगे कि ऐसा चेंज जिसमें पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए, नई प्रॉपर्टीज बन जाए, नया सब्सटेंस बने, तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलेंगे। अच्छा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, कि ये जो चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल इन नेचर है। दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अब इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब है कि आप इन चेंजेस को वापस से नहीं ला सकते। आप एक बार ये चेंज हो गया, फाइनल स्टेट पहुंच गया, अब वापस नहीं आ सकता है। पेट्रोल एक बार जल गई, हम लोग स्कूटी ऑन करके मार्केट घूम आए, वापस से अब हम उस पेट्रोल को ला सकें, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा पेट्रोल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के निकल चुका है। तो ये जो चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ये वापस नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस को पहले पढ़ लिया है। अब बेटा ये चेंजेस को हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो इन चेंजेस को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केमिकल रिएक्शंस का। सो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होता है केमिकल चेंज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई। आखिर हो क्या रहा है केमिकल चेंजेस में? तो केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड जो होते हैं, पुराने जो एटम्स जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड वहां पे बनते हैं। सो ए केमिकल रिएक्शन, आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स टू गिव प्रोडक्ट। यानी पुराने जो रिएक्टेंट है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोई भी प्रोसेस जिसमें हमारा पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बोला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये सिंपलेस्ट है आपको समझने के लिए, अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स टू गिव प्रोडक्ट। यानी कि अब आप एक बात समझो, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे कार्बन ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ से आपने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा बताओ, कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे? किसी बॉन्ड से, किसी फोर्स से। ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, नहीं जुड़ा होगा? तो ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, और यहाँ पे क्या बन गया? CO2 जब बना तो बेटा देखो यहाँ पे C और O के बीच में नए अट्रैक्शन बने, नई फोर्सेस बनी, नए बॉन्ड्स बने। तो ये बॉन्ड जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? हमारे ये जो बॉन्ड्स हैं ये नए प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो बेटा ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन में जो भी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। और इस केमिकल रिएक्शन में जो भी नया हमारा स्पीसीज बन रहा है, नई चीज बन रही है, वो नई चीज हमारी कहलाई जाती है बेटा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन को बताने का तरीका होता है। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जैसा मैंने आपको बताया, द इनिशियल सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस इनिशियली जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस बना उनको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट्स बोलेंगे। रिएक्टेंट हमेशा आप ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट्स को हमेशा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड and product are always written on right hand side of the arrow.
तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए ए टू बी, या फिर अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो बेटा ये जो ए प्लस बी है ये हमारा क्या कहलाएगा, दीज आर रिएक्टेंट्स, और जो सी प्लस डी है ये क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो कुछ भी हो सकता है, अभी हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज ही हमको जरूर शो करने वाला है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब बेटा केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमको पता कैसे चलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हुई भी है नहीं हुई है, या फिर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो सर क्या क्या वहां पे देखने को मिलने वाला है। तो बेटा जनरली केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पे आपको ये 5 चीजों में से कुछ भी दिख सकता है। हो सकता है एक से ज्यादा चीज दिखे, हो सकता है कोई एक ही चीज दिखे, हो सकता है 5 में से 4 चीज दिख जाए। ठीक है, तो देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब पुरानी स्टेट हट चुकी है, नई कोई स्टेट उसने अचीव कर लिया है। जैसे कि बेटा पेट्रोल तुम्हारा होता है लिक्विड, अगर तुम उसको जला दो तो बन जाता है गैस। अब तुम उस गैस में और लिक्विड में अंतर देख नहीं पाओगे क्या? तो वही क्या है, वही चेंज है हमारा स्टेट का। दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें गैस निकलती है। आज एक काम करना, एसिटिक एसिड लेना, विनेगर और उसमें बेकिंग पाउडर डाल देना, वहां पे देखना बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। या फिर तुम लोग सिंपली इनो को जब पानी में डालते हो तो उसमें बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स किस चीज के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे इवॉल्व हो रही है, यानी कि निकल रही है। तो कोई भी केमिकल चेंजेस अगर हो रहा है तो देयर आर चांसेस वहां से कोई गैस निकल रही होगी। अगला है चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, जैसे कि आयरन है, आयरन बेटा ग्रेइश कलर का होता है, रस्ट लग जाती है ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर जो होगा वो यानी कि कलर चेंज हुआ किसका, आयरन का। आयरन अब रस्ट बन चुका है, तो ये कहीं पे कलर चेंज हो रहा है, तो वो भी हमको रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है कि आपने कोई 2 सब्सटेंसेस को मिलाया, आपने 2 सॉल्यूशन लिए, उनको मिलाया, और जैसे तुमने दोनों सॉल्यूशन को मिलाया वहां पे तुमको एक इनसॉल्युबल मास मिल गया, वहां पे आपको कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला जैसे ही दोनों को मिलाया। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनना भी हमको दर्शाता है कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। देयर आर सर्टेन रिएक्शन वेयर चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। जैसे कि बेटा तुम कोयले को जलाओ तो वहां पे हीट निकलेगी नहीं निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कहीं कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमें टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है। तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं पहचान सकता हूं कि कहां पे केमिकल चेंज हुआ, कहां पे केमिकल चेंज नहीं हुआ या केमिकल रिएक्शन हुई। बाकी इनको अगर हम लोग देखें कि ये चेंज को हम कैसे इजीली समझ सकते हैं, तो देखो बेटा सबसे पहला जो चेंज है दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। आपने पेट्रोल को आग लगाई, ये पूरा गैस बन के निकल चुका है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट कहलाएगा, यानी कि स्टेट चेंज हो चुकी है। दूसरा हमारा चेंज है एवोल्यूशन ऑफ गैस। आपने एसिड में कोई भी एसिटिक एसिड ले लिया, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक चौक डाल दी, तो देखो यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। ये जो बबल्स हैं, आखिर ये बबल्स हमको क्या शो कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई गैस रिलीज हुई है। अगर इसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखी जाए तो केमिकल रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी, मान लो ये मेरा HCl गैस है, सॉरी HCl यहाँ पे मेरा एसिड है। अब इस HCl एसिड के साथ मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट चौक को इसमें डाल दिया। जैसे ही मैं इसमें चौक को डालूंगा तो ये इनमें रिएक्शन होगी और यहाँ से मेरे को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ से जो मेरे को कंपाउंड मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड के साथ बेटा वाटर मिलेगा और वाटर के साथ मेरे को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में मिलेगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई गैस अगर तुमको शो करनी है तो उसको अपवर्ड एरो से शो करोगे कि गैस निकल के जा रही है। अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है, कोई चीज नीचे सेटल डाउन हो रही है, तो उसको डाउनवर्ड एरो से शो करोगे। तो ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया है। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई रिएक्शन करते हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे ही हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया तो ये कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा तो कॉपर सल्फेट का कलर CuSO4 जो होता है इसका कलर होता है ब्लू। लेकिन अगर आप CuSO4 की रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, Fe के साथ करा दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 में और FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये ग्रीन कलर जो है बेटा ये हमको दर्शाता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि इसका कॉपर सल्फेट का कलर जैसा होता है ब्लू, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये ही कहीं ना कहीं कॉपर सल्फेट का कलर होता है। ऐसा ही ये Fe के साथ रिएक्ट करने के बाद FeSO4 बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कलर को लेके एग्जाम्पल कि
कलर चेंज होने से हम कैसे पहचान सकते हैं। अगला है हमारा बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसा मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी इनसॉल्युबल मास। यहाँ पे आपने क्या किया है, दो चीज़ों को ऐड किया और जैसे ही तुमने दो चीज़ों को ऐड किया तो यहाँ पे ये येलो कलर का आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलने लग गया। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है बेटा, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। अब ये जो प्रेसिपिटेट है हमारा बेटा, यहाँ पे होता क्या है, क्या रिएक्शन है, तो सिंपल एक रिएक्शन है कि यदि आप बेटा KNO3 की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन Ki की रिएक्शन आप लेड नाइट्रेट के साथ करा दो, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस के साथ करा दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको, PbI2 मिलेगा। PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये आपका PbI2 का ही प्रेसिपिटेट है। PbI2 मिलेगा, उसके साथ आपको KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो है हमारा क्या बता रहा है बेटा, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बता रही है ये रिएक्शन। आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखो। अच्छा, कुछ रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, तो आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पे लिख सकते हैं और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेटा केमिकल इक्वेशंस। तो जैसे हमने देखा केमिकल रिएक्शंस को देख लिया है, केमिकल इक्वेशंस को अब हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो बेटा देखो केमिकल रिएक्शन में क्या था, हमने चेंज को देखा। अब मैं सभी चेंजेस को आपको लिख लिख के बता रहा था, नहीं बता रहा था, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पे बेटा केमिकल रिएक्शन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? ए केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इन जो डिफरेंट सब्सटेंसेज रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उनके फॉर्मूला से, उनके सिंबल से, उसी रिप्रेजेंटेशन को बेटा क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशंस बोला जाता है। अभी जो केमिकल इक्वेशंस है बेटा, मैं यहाँ पे वर्ड का भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो केमिकल इक्वेशन होती है बेटा दो तरह की होती है, एक को बोला जाता है वर्ड इक्वेशन और दूसरी को बोला जाता है सिंबल इक्वेशन। यानी कि जहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वर्ड इक्वेशन कहलाएगी, जहाँ पे मैं सिंबल्स का इस्तेमाल करूंगा बेटा वो सिंबल इक्वेशन कहलाने वाली है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखो, अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, आखिर जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो। जैसे कि ये CH4 है बेटा, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब हमको मालूम है ये बन रहा है, लेकिन मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH4 यानी कि उसका फॉर्मूला लिखा, मीथेन का फॉर्मूला लिखा। ये जो गैस है बेटा दैट इज मीथेन गैस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मीथेन का फॉर्मूला लिखा, मीथेन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2 और यहाँ पे मिला CO2, यानी कि ये CO2, मैंने C और O2 लिखा यानी फॉर्मूला इस्तेमाल किया और यहाँ पे वाटर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही, ये यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे किया, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है बेटा मेरा केमिकल इक्वेशन। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है बच्चा, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो, सबसे पहला फॉर्मूला तो देख ही पा रहे हो, फॉर्मूले के साथ साथ आपने देखा होगा यहाँ पे मैं जो स्टेट है हमारा कंपाउंड बन रहा है उसकी क्या स्टेट है उसको भी मेंशन कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ नंबर्स को देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। बेसिकली ये नंबर्स हमको बताते हैं कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट हमारा रिएक्टेंट का यूज हो रहा है और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन रहा है। आपको एक बहुत बेसिक सा मैं आपको आइडिया दूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक CH4 का जो मॉलिक्यूल होगा वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक CO2 का मॉलिक्यूल बना रहा होगा और 2 H2O का मॉलिक्यूल बना रहा होगा। यानी कि ये जो रिएक्शन है हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये कितना कितना यूज होगा और ये कितना बनेगा। इसके साथ साथ एक और चीज बेटा, यहाँ पे एक और चीज हमको ये समझने की है कि मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही मास को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये जो इक्वेशन है कहीं ना कहीं ये हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी बता रही है कि कोई भी चीज यहाँ से गायब नहीं हुई और यहाँ पे कोई भी चीज एक्स्ट्रा बनी नहीं या फिर यहाँ पे कोई भी चीज गायब हुई नहीं। तो ये ऐसी रिएक्शंस को जो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करती है, इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है क्या बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है इस तरह की इक्वेशन को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन
गैदर कर सकते हैं। अगर बेटा यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन, या ऐसी केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन या फिर नॉन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा बोर्ड में कि बताओ क्यों हमें जरूरी है कि इक्वेशन को बैलेंस करना, तो आप सिंपल उसका आंसर लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यदि फॉलो करना है तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अगर नहीं करना है तो इक्वेशन अनबैलेंस रहने दो, जो कि लॉ वायलेट हो जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हर जगह ये लॉ फॉलो होता रहता है। मास कभी भी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही मास को हम लोग क्रिएट कर सकते। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा मैंने आपको पढ़ाया, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप दोनों साइड में नंबर्स को बैलेंस करोगे, देखोगे एक जैसे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अगर हमारा इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो वो हमारी अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। ये बैलेंस और अनबैलेंस, तो हमको अनबैलेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि अगर अनबैलेंस रिएक्शन दी हुई है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए, और यही हमारा मेन पार्ट है। आप इससे 1-2 सवाल आप जो अपने एग्जाम्स होंगे उनमें पाओगे ही, और उसके साथ साथ आप जब केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखनी है। अनबैलेंस फॉर्म में लिखोगे नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बैलेंस फॉर्म में और उसके साथ इंफॉर्मेशन, जिसकी क्या स्टेट है, उसकी कोई प्रेशर तो यूज़ नहीं हुआ, टेम्परेचर तो यूज़ नहीं हुआ, अगर वो भी लिखते हो तो आपके पूरे नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना और उसके साथ जो स्टेट है आपके कंपाउंड्स की उनको भी लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो देखो बेटा, ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन कभी आपसे रूल्स को नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आपसे बैलेंस करवाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ देता हूँ रूल्स, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक इक्वेशन को आखिर कैसे बैलेंस किया जाता है। सो टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड। क्या क्या है, मेक अ टेबल एंड राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए रिएक्शन। आप एक टेबल बनाओ और एलिमेंट में जो भी रिएक्शन में एलिमेंट यूज हुए हैं उनको लिख लो। दूसरा है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इन LHS साइड एंड LHS कॉलम एंड प्रोडक्ट्स इन RHS कॉलम। आप जो लिस्ट कर रहे हो उनमें रिएक्टेंट को LHS साइड लिखो और प्रोडक्ट को RHS साइड लिखो। देन स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब उस कंपाउंड को बैलेंस शुरू करो जो कि सबसे ज़्यादा हमारा एटम्स को रखता है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। आपको करेक्टनेस चेक करनी है, तो आप करेक्टनेस कैसे चेक करोगे, आप दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस करके चेक कर लेना, सब बराबर आ रहे हैं तो बैलेंस है, नहीं आए तो फिर बैलेंस करो। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or elements involved in the reaction. हम जब भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो ध्यान रखें आपको फॉर्मूला अल्टर नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज मत कर देना। पता चला बैलेंस कर रहे हो H2O को और पता चला ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बेटा अभी H2O2 हो चुका है, जो कि पूरा का पूरा गलत तरीका है। आपको क्या करना है, 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है तो आप क्या करो, H2O 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है, 2 मल्टीप्लाई करो यानी H2O 2 ले लो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो ये तरीका होता है जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट दैट इज बैलेंस द रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझो बेटा। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बनाया, एक टेबल बनाओ, टेबल बना ली, टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे रखो एलिमेंट, ये लिखो LHS और ये लिखो RHS। अब देखो बेटा क्या क्या एलिमेंट यूज हुआ है, आयरन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है और ऑक्सीजन यूज हुआ है। आयरन इस तरफ कितना है 1, उस तरफ कितना है बेटा 3 है। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है बेटा 2, उस तरफ कितना है हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है बेटा 1 है और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है। तो ये बेसिक हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है भाई। देखो अब बैलेंस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो मैं अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आयरन बैलेंस है, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 1 है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है हमारा
बदल चुका है, 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 8, उधर हाइड्रोजन को अगर मेरे को 8 करना है तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब देख लो 3 3 आयरन, 8 8 हाइड्रोजन और 4 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब हमको यहाँ पे स्टेट भी लिखनी है, तो स्टेट में क्या लिखेंगे, Fe जो होगा क्या होगा बेटा, सॉलिड रहता है, यहाँ पे H2 गैसेस फॉर्म में रहेगी, सॉरी 4H2 आएगा इधर, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में, और ये जो H2 निकलेगा ये गैसेस स्टेट में यहाँ पे निकलेगा। तो ये हमारी एक बेसिक रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो देखो बेटा दूसरी इक्वेशन क्या है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये तो इक्वेशन अभी वाली है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व होगी। इसको हम क्या करें बेटा, टेबल बना दें, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, एलिमेंट LHS और RHS, LHS RHS, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, एलिमेंट को लिखा। ये क्या हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, और या फिर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो LHS में कितना कार्बन है बेटा, एक कार्बन है, उधर इधर कितना कार्बन है RHS में, एक, H कितना है बेटा यहाँ पे 4 है, उधर कितना है जल्दी देखो 2 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा देखो 2 है, और यहाँ पे बेटा एक कितना ऑक्सीजन है 2 ये और 1 ये, टोटल 3। ध्यान रखना ऐसे करना है, पता चला इसको लिख के इसको देखा और लिख दिया, वो गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो क्यों ना बेटा यहाँ पे 4 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बेटा मैं यहाँ पे 4 कर दूं क्या, बोलो, नहीं गलत तरीका होगा। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी देखो बेटा 2 ये और 2, अब 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अब फिर वही दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 कैसे करोगे, 2 तो है ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो क्या बनी, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये आपका तरीका हो गया बैलेंस करने का, आप इस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अमोनिया बना रही है ये रिएक्शन। चलो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सिंपल एलिमेंट LHS RHS बना दें, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया LHS और ये हो गया हमारा बेटा RHS। देखो बेटा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इधर देखो LHS में कितना है 2, उधर कितना है बेटा 1, इधर ये कितना है बेटा 2, उधर कितना है H3 है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 है या 1 है, तो क्यों ना इसको 2 कर दिया जाए 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन हो गया 6, अब यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना मैं इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ये हो गया, 6 ये होगा, 2 ये 2 ये, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अब हमको पूरी लिखनी है, तो क्या करेंगे, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस। यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेज हैं वो सभी के सभी गैसेस स्टेट में मौजूद होते हैं, सो यहाँ पे हम गैसेस लिख रहे हैं। ये हमारा बैलेंसिंग को लेके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं। अब हम सीख चुके हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी, कैसे बैलेंस करनी है। उसके बाद हम एक इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये इस तरह से हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इन्फॉर्मेशन में मैं इस इक्वेशन को आगे फिर से लिखता हूँ, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो देखो, अच्छा एक और इक्वेशन है हमारी, पहले इसको देखो, मैं इसमें इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊंगा कैसे लिखेंगे। देखो इसमें क्या किया गया है, HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। देखो यहाँ पे क्या करें, फिर से वही बना लें, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। एलिमेंट में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, कुछ और है नहीं। हाइड्रोजन कितना, 1 ये 2 ये 3 हाइड्रोजन, उधर कितना हाइड्रोजन है बेटा 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना बेटा इसमें 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 और 2 5, उधर ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 एंड 1 7। इधर बेटा कैल्शियम 1 है और उधर कैल्शियम कितना है
1 है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले ज़्यादा नंबर एटम इसमें, इसको बैलेंस करते हैं। कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन उधर 2 है, इधर 1 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, 2 ये थे, 2 ये, हाइड्रोजन हो गया बेटा 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 2 8, ऑक्सीजन होगा इधर 8। ठीक है, अब देखो क्या बैलेंस करें हम लोग, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। ऑक्सीजन भी कितना हो चुका है, 6 ये और 2 ये 8 हो गया। तो अपने आप बैलेंस हो गई सारी चीज़ें। तो क्या इक्वेशन बनी यहाँ पे, 2HNO3 एक्वस प्लस CaOH होल ट्वाइस एक्वस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये आपका बन गया, नहीं बन गया केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है और ये अनबैलेंस है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का तरीका, आपको क्या बोला, आप वहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप टेम्परेचर इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेशर इस्तेमाल कर सकते हो, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, रिएक्टेंट की स्टेट इस्तेमाल, प्रोडक्ट की स्टेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि बेटा आपने एक इक्वेशन लिखी, ध्यान से देखो, आपने एक इक्वेशन लिखी N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, 600 केल्विन का टेम्परेचर ले लिया, 200 ATM का यहाँ पे प्रेशर ले लिया, Fe ले लिया और Fe के साथ यहाँ पे मोलिब्डेनम आपने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्या हैं, तो देखो यहाँ पे आप स्टेट के बारे में बता सकते हो, फिजिकल स्टेट बता सकते हो, कंडीशन बता सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की। तो ये टेम्परेचर है रिएक्शन के लिए, ये प्रेशर है रिएक्शन के लिए, ये कैटालिस्ट है और मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। ये आपको बस मालूम होना चाहिए प्रोमोटर है, ये क्या होता है अब आगे चल के पढ़ोगे। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिखी है बट उसको भी लिखा जा सकता है, जैसे एसिड है तो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। हीट चेंजेस अकम्पनिंग द केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हीट चेंज को बेटा, डेल्टा से। तो कहीं पे हीट निकलेगी तो हम वहाँ पे डेल्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आगे चल के आपको अब दिखाता जाऊंगा कि कहाँ डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम एक केमिकल इक्वेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मोर इन्फॉर्मेटिव उसको बनाया जा सकता है। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कैसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जैसे मैंने आपको हीट चेंज के बारे में बताया कि हीट चेंज हो रही है, कहीं पे हीट रिलीज होगी, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होगी, तो उसी के बेसिस पे हम दो तरीके की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। पहली, रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड exothermic reactions, and reaction in which heat is absorbed during the reaction are called endothermic reactions। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी बेटा, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। और ये कौन सी रिएक्शन होंगी, एक्सोथर्मिक। जहाँ पे हीट रिलीज हुई वो एक्सोथर्मिक और जहाँ पे हीट यूटिलाइज हुई वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर कार्बन और ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो CO2 मिलती है, ये हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगला है एंडोथर्मिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ये हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट यूटिलाइज होती है, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत है, नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है कैटलिस्ट। जो मैंने वहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेटा कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। सो ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन मान लो 10 घंटे में होने वाली है, अगर हम उनको ऐड कर दें तो वो रिएक्शन 5 मिनट में हो सकती है, 5 मिनट में होगी। लेकिन कैटलिस्ट की खासियत यह है कि वो खुद यूज नहीं होगा, मतलब इस्तेमाल होगा वो बीच में रिएक्शन में, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा उसमें। 5 ग्राम लियो, 5.000 ग्राम लियो तो रिएक्शन के बाद भी 5.000 ग्राम मिलेगा और तुम उसको वहाँ से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 ग्राम लिया और 4 ग्राम बचा, 1 ग्राम पता नहीं कहाँ गया।
क्योंकि कैटलिस्ट का यही वर्किंग है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप तो कर देगा लेकिन वो रिएक्शन को कभी भी कंज्यूम रिएक्शन के अंदर नहीं होता है। सो दैट इज हाउ कैटलिस्ट वर्क। इस तरह से बेटा कैटलिस्ट काम करते हैं। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आखिर केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। तो केमिकल इक्वेशन समझ चुके हैं, अब केमिकल रिएक्शन को जनरली क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेटा जनरली केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी 5 तरह की होती हैं। क्या क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से समझ आ रहा होगा, कंबाइन करने वाली चीजें। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चीज टूटने वाली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई रिप्लेस करेगा। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 चीजें रिप्लेस करेंगी। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस आपके लिए बिल्कुल नई होती हैं। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के क्या होते हैं रिडॉक्स, लेकिन ये 5 बेसिक तरह की केमिकल इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अगला हम बात करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन इनको डिस्कस करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरलाइज हम कैसे कर देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरलाइज किया जाता है A + B गिव्स C। ध्यान से बस ऐसा समझ लो, यानी कि A B जुड़ेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ के सिंगल कंपाउंड बनाती हैं तो उसको केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। So these reaction in which 2 or more chemical substances combine together to form a single chemical substance, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाए आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये जो रिएक्शंस होती हैं कैसा नेचर होता है इनका? एक्सोथर्मिक। एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे H2Cl2 जुड़ा तो देखो HCl बन गया नहीं बन गया। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे कंपाउंड देखूंगा कि कंपाउंड कितने बन रहे हैं। तो H2Cl2 जुड़ा, HCl बना, एक ही तरह का कंपाउंड बना भाई, तो ये रिएक्शन क्या होगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ये हमारी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्या है? सबसे पहला है यहाँ पे बेटा बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन का जलना। कार्बन ऑक्सीजन को बर्न करो, देखो बेटा क्या बनेगा? CO2 बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और इसके साथ हीट भी रिलीज होती है तो डेल्टा लगा सकते हैं आगे, क्योंकि मैंने बताया था ना हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा बना देंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो बेटा देखो H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वाटर लिक्विड स्टेट का, ये गैसियस और इसके साथ हीट रिलीज होती है तो डेल्टा लिख दिया। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराते हो तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। जो हमारे घरों पे वाइट वॉशिंग कराते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला जाता है तो वहाँ पे हीट जो रिलीज होती है वो बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसके साथ हीट रिलीज होगी। अगला है रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पे मैं इसको क्यों बताया हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का आगे का पार्ट है। हम जब ये आपको ऐसे सवाल आता है बोर्ड्स में कि घरों में जब वाइट वॉश कराते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें एक तरीके से ग्लो आने लगता है, एक तरीके से वो शाइन करने लगता है। तो शाइन करने का क्या रीजन है? वो रीजन है ये वाली इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसको मिलाया पानी में, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे किया, हमारे एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ वाटर अलग हो जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारा शाइन करता है, जिसकी वजह से कलर कुछ दिन बाद जाके शाइन अपीयरेंस देता है। और एक और चीज, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल जो होता है उसमें भी यही प्रेजेंट होता है, इसीलिए मार्बल भी हमारा शाइन करता है। सो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा सारा का सारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग। अगला हम देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है कि एक चीज टूट रही हो, एक चीज टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है यहाँ पे? सो दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। दीज रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। और ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है बेटा? एंडोथर्मिक नेचर की होती है, यानी कि ये रिएक्शन हमेशा हीट चाहिए इनको, जब तक एनर्जी नहीं दोगे कंपाउंड ब्रेक नहीं करेगा। अब आप एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो, हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, तो उसके बेसिस पे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। वो हम देखते हैं कैसे। देखो इसके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब बेटा डिकम्पोज करेगा तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना सब लोग। फेरस सल्फेट जो डिकम्पोज करता है तो इसकी इक्वेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, रट लेना।
कैसे भी सवाल आ सकता है। FeSO4 जब डिकम्पोज करता है तो यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ती है और ये बनता है Fe2O3। हीट के लिए मैंने डेल्टा इस्तेमाल किया है ना। Fe2O3 बनाएगा, इसके साथ SO2 गैस निकलेगी और उसके साथ SO3 गैस निकलेगी। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप CaCO3 को हीट अप कर दोगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करोगे यहाँ से आपको PbO, ये येलो कलर का PPT मिलेगा आपको, उसके साथ NO2 गैस, ये आपको ब्राउन गैस मिलेगी, ये ब्राउन गैस मिलेगी, याद रखना कैसे भी सवाल आ सकता है इससे, और उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एसिड भी चाहिए होता है वाटर के साथ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगला है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को आप यदि सनलाइट में रख देते हैं तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा सॉलिड और क्लोरीन गैस अलग चली जाएगी। ये रिएक्शन जो है इसको यूज़ किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी वहाँ पे इसी कंपाउंड को यूज़ किया जाता था। उसका क्या तरीका होता है वो आप हायर क्लासेस में चल के पढ़ोगे, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है एक कंपाउंड है बेटा, उसको हीट अप किया, वहाँ पे एक ब्राउन कलर गैस निकली, बताओ क्या कंपाउंड था और ब्राउन कलर गैस का क्या नाम था, तो वो लेड नाइट्रेट था, ब्राउन कलर गैस निकली, येलो PPT बना। आपसे पूछा जा सकता है फेरस सल्फेट को हमने जब हीट किया तो वहाँ पे एक रेड ब्राउन कंपाउंड बना और बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आने लग गई, तो बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल SO2 SO3 से आएगी, यानी कि वो इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन यही होंगी लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ रिएक्शंस में हीट इस्तेमाल करोगे, कुछ रिएक्शंस में आप लाइट इस्तेमाल करोगे, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे, तो उसके बेसिस पे ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, ये आप 3 तरीके से पढ़ते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है लाइट से, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इसका मतलब है हीट से। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पे हीट के लिए बोला गया है, थर्मल वर्ड यूज होता है हीट के लिए, तो हीट यहाँ पे यूज हो रही है वो थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए और फोटो वर्ड यूज किया गया बेटा यहाँ पे लाइट के लिए। लाइट के लिए हमारे ये रिएक्शन है, लाइट के लिए ये रिएक्शन है, अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल्स में अभी आपको पढ़ा चुका हूँ सारे एग्जाम्पल्स में, जिसकी थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, FeSO4 को हीट अप कर दो, FeSO4 को यदि आप हीट अप करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे Fe2O3 मिलेगा, उसके साथ आपको SO2 गैस मिलेगी और उसके साथ आपको SO3 गैस मिलेगी। ये हमारा रिएक्शन हो गई। उसके बाद अगला है फोटो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के लिए वाटर में करंट पास कर दो, H2O में करंट पास आप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा H2 गैसेस बनेगा प्लस O2 गैसेस बनेगा, तो ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। उसके अलावा अगर आपको करना है क्या बेटा फोटो डिकम्पोजिशन, तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया, फोटो डिकम्पोजिशन में जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, यानी कि AgCl में यदि आप सनलाइट पास कर देते हो तो ये ब्रेक कर जाएगा Ag सॉलिड में और Cl2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, तो ये हमारा फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। तो बस यही आपको याद रखना है, फोटो डिकम्पोजिशन कुछ अलग नहीं है कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे, अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह की होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 चीजें डिस्प्लेस करती हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट से शुरू करें, सो दोज रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा इनको जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर A ने रिएक्शन की BC के साथ, A ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके कंपाउंड से इसको हटा दिया, तो ये कर A B और C को हटा दिया, ठीक है ना, यहाँ से इसने C को हटा दिया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर को हटा देता है और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारा, अच्छा इसमें मोर रिएक्टिव मेटल ही रिएक्ट करेगा भाई, लेस रिएक्टिव मेटल मत करा देना, लेस रिएक्टिव मेटल कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है Fe की रिएक्शन आप CuSO4 के साथ करा दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, FeSO4 मिलेगा और उसके साथ कॉपर मिलेगा। ये रिएक्शन हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर होता है ब्लू और यहाँ पे जो इसका कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। तो ये रिएक्शन हमको कलर चेंज के बेसिस पे पता चल जाती है। ये यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो रही होगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसका इमेज, इसका अगर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो अभी जो आपने इमेज देखा था वही इसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज यहाँ पे क्या होती है? एक्टिविटी सीरीज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक कॉलम बनाया भाई हमने, उसमें एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी में रखा और इसी कॉलम को बोल दिया गया एक्टिविटी सीरीज। ऊपर एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, नीचे एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है और इसके बीच में उनकी ऑर्डर को रखा गया है। तो ये आपका एक्टिविटी सीरीज होता है। पोटेशियम, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, Ag, Au, Pt, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे उसकी ट्रिक दे दे रहा हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि बेटा बताओ, 4 एलिमेंट दे दी, आपसे पूछे बताओ बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखो, तो कैसे याद रखोगे? ये याद रखनी पड़ेगी ना। तो दोबारा सुनो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, Au, Pt, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अभी ट्रिक मेरी यहीं तक बनी है, उसको आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये आपको ऐसे यहाँ पे याद रखना है। ये एक्टिविटी सीरीज हो गई। एक्टिविटी सीरीज के बाद हम बात करें रिएक्शन ऑफ Fe प्लस CuSO4 की, तो ये मैं आपको बताया कि Fe मोर रिएक्टिव है। आप ध्यान से देखो, Fe मोर रिएक्टिव है तो Cu को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन Cu कभी भी Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट को समझ सकते हैं। ये रिएक्शंस हो गई बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद बेटा अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आखिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोला जाता है? तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आयंस है दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करके आपस में रिएक्शन हो जाती है और उनमें एक सब्सटेंस जरूर प्रेसिपिटेट बनाने वाला है, उसमें प्रेसिपिटेट हमको वहाँ पे ज़रूर मिलता है। तो देखो बेटा, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि ए बी की रिएक्शन कराई CD के साथ, तो यहाँ पे आपस में रिप्लेसमेंट होके AC बन जाए और AC के साथ क्या बन जाए बेटा, BD बन जाए। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है आपस में, उस रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ Na2SO4 प्लस BaCl2। आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ही वो दोनों को मिक्स कर रहा है वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो चुका है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4 एक्वस रिएक्ट करेगा BaCl2 एक्वस के साथ और जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे यहाँ से बनेगा BaSO4 सॉलिड बन जाएगा, BaSO4 सॉलिड, और ये प्रेसिपिटेट बनेगा, इसके साथ NaCl आपका एक्वस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा मैंने आपको बताया इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हर वो रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जा सकता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन होता है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। इसकी एक बहुत
कॉमन एक इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, या फिर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट पहले इसको देखते हैं, AgNO3 जब बेटा हमारा NaCl के साथ रिएक्ट करता है, तो AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बनाएगा AgCl। AgCl का पीपीटी होता है ये वाइट कलर का, प्लस इसके साथ NaCl आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाएगा। अगला है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। अगर आप PbNO3 होल ट्वाइस, अगर आप बेटा PbNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, Ki के साथ, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये रिप्लेसमेंट करेगा Pbi के साथ जाएगा, तो ये बनाएगा बेटा PbI2। याद रखना ये येलो कलर का पीपीटी होता है, ये पीपीटी होगा येलो कलर का, और इसके साथ क्या मिलेगा आपको, KNO3 सॉल्यूशन में मिलने लग जाएगा। इसके साथ क्या मिलेगा बेटा आपको, KNO3 मिलेगा सॉल्यूशन में। बोलो समझ आया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि सॉल्यूशन का मतलब है एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर भी इसका मतलब है एक्वस फॉर्म में, KNO3। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जो आपको एज सच याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो रिएक्शन का एक मिला के वर्ड है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ध्यान से, सबसे पहले समझो, एक्चुअली जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स में रेड और ऑक्स, रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन जो होती है, हमने क्या देखा कि ये जो रिएक्शन है दोनों की दोनों साइमल्टेनियस होती है, एक साथ होती हैं, तो इसीलिए दोनों को बोल दिया गया मिला के रिडॉक्स। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन होगा तो वहां पे बेटा ऑक्सीडेशन भी होगा। सो इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अब कैसे हम बताएंगे, देखो ये ऑक्सीजन के बेसिस पे, पहले हमने ऑक्सीजन के टर्म में ही इसको समझा था, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने बता दिया कि कोई भी रिएक्शन जहां पे यदि ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, अगर ऑक्सीजन वहां पे लॉस हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। लेटर ऑन हमको पता चला कि ऑक्सीजन के बेसिस पे ना हम इसको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे ना करके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। वो क्या है तरीका, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के टर्म में देखा जाए तो कोई भी रिएक्शन बेटा जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, उस रिएक्शंस को बोला जाएगा क्या बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। और जहां पे कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन, और वो सब्सटेंस बोला जाएगा रिड्यूस्ड। द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ध्यान रखना। उसके बाद देखो, अब मैं इसको हाइड्रोजन और देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसको हम लोग हाइड्रोजन के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या लॉस या गेन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस गेन हो रहा हो, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो हाइड्रोजन के टर्म में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लॉस और गेन। व्हेन हाइड्रोजन इज गेन्ड, तो ये अपोजिट हो जाता है, याद रखना हाइड्रोजन के टर्म्स में अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन गेन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन था, अगर हाइड्रोजन गेन हुआ तो आपका कहलाएगा रिडक्शन। ऑक्सीजन लॉस हो रहा था तो रिड्यूस हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, लेकिन हाइड्रोजन अगर हमारा यहाँ पे रिमूव हुआ तो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो याद रखना ये अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो कहीं भी हाइड्रोजन जाए तो वो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर गेन हो तो वो रिडक्शन हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। इलेक्ट्रॉन वाला सिमिलर होता है हमारा हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉन वाला सिमिलर होता है हाइड्रोजन के लिए, सिमिलर टू हाइड्रोजन। अब बेटा देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो प्रोसेस होगा रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन गेन हो रहा था तब भी रिडक्शन था। अगर बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन लॉस हो रहा था तब भी प्रोसेस क्या था बेटा हमारा ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसको कॉन्क्लूड करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और रिडक्शन में, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में। कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। देखो तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, आप ये याद रखना, समझ जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और यहाँ पे क्या लिखा, रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऐड, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन में लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रिडक्शन का यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस हो जाएगी, हाइड्रोजन गेन हो जाएगा, और यहाँ पे
इसका भी गेन होगा। तो ये हमारा एक तरीके से कॉन्क्लूजन है रिडॉक्स को समझने का, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज़ बेटा खुद रिड्यूस हो रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, तो एजेंट का काम होता है दूसरे का काम करना, अपना काम नहीं करना। जो चीज़ खुद रिड्यूस हो रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रही है, उसको बोलते हैं क्या बेटा, reducing agent. So a substance that reduces another substance and self gets oxidized is called reducing agent. अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। तो देखो रिएक्शन का क्या एग्जांपल है, जैसे कि आप देखो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे गेन्स ऑक्सीजन, तो प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगला है H2S क्या करता है, लॉसेस हाइड्रोजन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन। अब Cl2 ने हाइड्रोजन यहाँ पे गेन किया है, तो गेन्स हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब इसका रिडक्शन हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यही तो अभी देखा था। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये ऑक्सीजन के टर्म में हो गया, ये हाइड्रोजन के टर्म में हो गया। और अगला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में क्या होता है। जिंक की कॉपर के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है अपना, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, मोर रिएक्टिव है जिंक, तो रिएक्टिव का मतलब है ये जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉपर को, खुद जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर को +2 से न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पे देखो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो कॉपर में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, कब ऑक्सीडेशन होगा, कब आपका रिडक्शन होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, देन कम्स कोरोजन। अब इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है मेटल्स का धीरे धीरे डिग्रेड होना एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग एयर की मदद से, सराउंडिंग वाटर वेपर्स की वजह से। तो इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। सो व्हाट इज कोरोजन? It is the gradual deterioration of material, usually a metal, by the action of moisture, air और chemicals in the surrounding environment. कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगती है क्योंकि वहाँ पे वो खराब हो रहा होता है, डिग्रेड हो रहा होता है। तो कोरोजन के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग में क्या होता है, Fe जो है वो X वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3। ये रस्ट होती है हमारी .XH2O। तो ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कि ये सिंपल था, ये रस्टिंग होगी नहीं होगी इस चेन पे। नेक्स्ट है कॉपर आर्टिकल का ग्रीन होना। अब कॉपर आर्टिकल में क्या होता है, कॉपर जो होता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमको ग्रीन कलर देता है यहाँ पे रस्ट का। अगला है टर्निंग ब्लैक ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। सिल्वर आर्टिकल में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा सिल्वर होता है ना, ये सिल्वर जो होता है हमारे सराउंडिंग में जो सल्फर, हमारा सराउंडिंग में सल्फर की गैसेस प्रेजेंट होती है, उनके साथ ही रिएक्ट करके AgS बना लेता है, Ag2S, जिसकी वजह से ये ब्लैकिश होने लगता है। तो ये हमारा Ag2S की वजह से सिल्वर ब्लैक होने लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रस्टिंग का कोरोजन का एग्जाम्पल हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ। लेकिन दोनों में जो तीनों में यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आखिर रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। सो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस लेयर। ऑयल और ग्रीस लेयर क्या करती है, एनवायरनमेंट से वाटर वेपर्स को या फिर किसी भी गैस को इंटरेक्ट नहीं होने देती। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी साइकिल की चेन बारिश के दिनों में बहुत जल्दी रस्ट हो जाती है, तो उस पर ऑयल करते नहीं करते, 2 यूज हो जाते हैं ऑयल के। एक तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, रस्टिंग भी नहीं होती है। दूसरा है बाय अप्लाइंग पेंट। हम लोग पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कूलर पे क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, पेंट एक लेयर
बना देता है, बाहर की एयर नहीं आ पाती, मॉइस्चर नहीं आ पाता, खराब नहीं होता है। थर्ड है बाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, अप्लाइंग लेयर ऑफ जिंक। ये बेसिकली गैल्वेनाइज्ड टिन है अगर आप देख पा रहे हो। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक, अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे जब हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक में क्या होता है, जिंक हमारा लेस कोरोसिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है और कोरोड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिंक के ऊपर क्या होता है, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि उसको प्रिवेंट कर दिए फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो जिंक है, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर, फिर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर आयरन, इसलिए वो हमारा इजीली रस्ट नहीं होता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है। उसके बाद हम बात करें रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है, देखो बेटा कभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अगर हम खाना बाहर रखा छोड़ दें तो उसमें एक फाउल स्मेल आने लगती है। एक्चुअली वो फाउल स्मेल होती है कि उसके अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड दैट केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। एंड रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन। जो रेंसिड फूड होता है, खाना खराब जो खाना होता है, यदि हम उसको खा लें तो हमें स्टमक कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए रेंसिडिटी में अगर पहचानिए रेंसिडिटी हुई या नहीं तो सिंपली क्या करें, खाने को एक बार स्मेल करके देख लें, कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है, फाउल टेस्ट तो नहीं हुआ है, तो उससे हम बता सकते हैं कि वो हमारा खाना खराब हो चुका है। अच्छा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करें जहाँ पे एयर आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। अगला है पैकिंग विद नाइट्रोजन। जो आपने चिप्स देखे होंगे, कुरकुरे देखे होंगे, वो गैस जो भरी आती है वो गैस इसलिए होती है कि वहाँ पे जो एयर है, जो ऑक्सीजन है उसको हटा दिया गया है, वहाँ नाइट्रोजन फिल कर दी गई है। नाइट्रोजन से क्या होता है कि वो रिएक्शन करती नहीं है, खराब नहीं करती और हमारा लंबे समय तक जो आर्टिकल है वो बचा रहता है। अगला है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा कर दो। हम खाने को अक्सर फ्रीज में रख देते हैं। रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता है। अगला है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड। कुछ आपने देखा होगा खाने के जो पैकेट्स आते हैं उन पे पीछे देखना एंटीऑक्सीडेंट लिखा रहता है। वो एंटीऑक्सीडेंट में एक एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम इन एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। हम एंटीऑक्सीडेंट किसी खाने में यूज कर सकते हैं तो रस्टिंग नहीं होती है। उसके अलावा अगर आपने देखा हो हम एसिड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड, जिसके पिकल्स अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें एसिड इस्तेमाल करते हैं। एसिड भी हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ को या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देता है और वो खाना खराब, वो अचार जो है वो खराब नहीं होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रस्टिंग एंड रेंसिडिटी एंड द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर completed. So I wish you all the best for your board exams and thank you very much for watching the video.